ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो बोन है उसके अंदर से कैल्शियम लीच आउट हो रहा है और बोन्स बहुत वीक हो जाती है। एक स्ट्रॉन्ग बोन्स और जॉइंट्स के लिए एक राइट इंडियन डाइट क्या होनी चाहिए? आपको अपनी डाइट को चेंज करते रहना है। जैसे आप कभी अरहर की दाल खा रहे हैं, कभी दूसरी दाल खा रहे हैं, काली दाल खा रहे हैं। इंडियन हाउसवाइफ्स के लिए वो अपने जॉइंट्स का, मसल्स का, बोन्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं? हमें सिखाया था ज़मीन पे बैठ के खाना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है, स्क्वाट करना है, बैठना है आलती पालती मार के। इन सब की वजह से नी में आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है। हाय, मैं हूं चिन्मय और आप देख रहे हैं हेल्थ की बात ओनली मैं हेल्थ के साथ, जहां हम हेल्थ की उन पहलुओं की बात करते हैं जो आपके दिल, दिमाग और जोड़ों तीनों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज का पॉडकास्ट काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि हम उस समस्या के बारे में बात करने वाले हैं जो धीरे धीरे हर किसी को अपने शिकंजे में कसती जा रही है। कभी घुटनों की खरखराहट और कभी हाय मेरे गर्दन में बहुत दर्द है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जॉइंट्स की, और उसके लिए आज एक बहुत ही स्पेशल इंसान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनके स्किल्स जोड़ों से ज़्यादा लाजवाब हैं। डॉक्टर अभिषेक वैश्य ये देश के एक जाने माने ऑर्थोपेडिक सर्जन और स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हैं और ये इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल और हीलिंग टच क्लिनिक ओखला में सीनियर कंसल्टेंट के रूप में काम करते हैं। इनकी खासियत है जॉइंट प्रिजर्वेशन, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, ऑर्थोस्कोपी और कार्टिलेज ट्रांसप्लांटेशन। अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन से FACS की उपाधि प्राप्त करने वाले डॉक्टर वैश्य ने न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसी इंटरनेशनल जगहों से भी फेलोशिप हासिल की है। इतना ही नहीं, वो 250 से ज़्यादा इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स के लेखक हैं और जर्नल ऑफ ऑर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन के एडिटर इन चीफ भी हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर अभिषेक, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। डॉक्टर अभिषेक, मुझे सबसे पहले तो आपसे ये जानना है कि आजकल यंगस्टर्स को सबसे ज़्यादा जॉइंट पेन हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है कि ये यंगर लोगों में देखने को मिल रहा है? राइट, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्लियर ये माना जाता था कि आर्थराइटिस जो है या डिजेनरेटिव डिजीज़ है वो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, बट ऐसा नहीं है। आजकल हम देख रहे हैं 20s और 30s की एज में भी लोगों को ये प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती हैं। तो इसका मेन कारण है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जो मेन लोग आप देखेंगे ऑफिस वर्कर्स हैं, बड़ी बिल्डिंग्स में जाते हैं, मॉर्निंग में जाते हैं, शाम में आते हैं, तो दे ओनली आर सिटिंग एट अ डेस्क फॉर मेजॉरिटी ऑफ देयर टाइम, so they don't get sun. Sun is why it is important for vitamin D3. Vitamin D3 is linked to all the metabolism which is happening in your body and mainly in your bones. Number 2, exercising नहीं है. So because you are continuously sitting, your muscles, your bones, your tendons are not moving. So if you don't move, you lose that strength. Number 3 is diet. आजकल हम जिस एरा में हैं वहाँ पे फास्ट फूड का चलन है। लोग होम फूड नहीं खा पाते बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली और वर्क एटमॉस्फेयर, टाइमिंग। सो दीज आर द मेन 3 प्रॉब्लम्स विच आर हैपनिंग एंड दैट इज़ वाई पीपल आर गेटिंग आर्थराइटिस इन अर्ली एज। आपने बिल्कुल सही कहा कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल जो है वो सबसे बड़ा रूट कॉज है, ना सिर्फ इस प्रॉब्लम का बट बहुत सारी जो लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं उनका भी। डॉक्टर, अगर हमें किसी रेगुलर बॉडी पेन या फिर कोई ऐसी चीज़ की जो कि सीरियस है जिसमें एक ऑर्थोपेडिक का कंसल्टेशन चाहिए, उसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि ये नॉर्मल पेन है और हमें इस पेन के लिए हमें एक डॉक्टर की ज़रूरत है? जी, तो हर पेन के लिए ऑब्वियसली आपको डॉक्टर की सलाह नहीं चाहिए, बट सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने सपोज़ कोई एक्सरसाइज की या आप कहीं ट्रैवल करके आ रहे हैं या आपने कोई लंबा जर्नी किया है, उसके बाद अगर 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपकी जो पेन है मसल्स में या बोन्स में या जॉइंट में, वो अगर सेटल नहीं होती है सिंपल या कोई घर में रखी पेन किलर या स्प्रे लगाने से, तो वो इंडिकेशन है कि आपको अपने डॉक्टर से मिलके उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ओके, अभी जैसे हम डॉक्टर बात कर रहे थे कि डाइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि लोगों को जो है उससे प्रभावित हो रहे हैं वो, तो आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग बोन्स और जॉइंट्स के लिए एक राइट इंडियन डाइट क्या होनी चाहिए? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं देसी डाइट की। जी, तो देसी डाइट में 4 कंपोनेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1 कैल्शियम, नंबर 2 प्रोटीन, नंबर 3 फाइबर एंड नंबर 4 कार्बोहाइड्रेट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स नो डाउट। तो इसको आप कैसे भर कर सकते हैं? अगर कोई वेजिटेरियन है और इंडियन डाइट फॉलो करता है तो कैल्शियम आपको बहुत अच्छे से योगर्ट से, दही से मिल सकता है, दूध से मिल सकता है, पनीर से मिल सकता है, सेसमे सीड से मिल सकता है,
ग्रीन लीफी वेजिटेबल से मिल सकता है। अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो दालें जो पल्सेस होती हैं हमारी वो है, सोयाबीन है ना, और योगर्ट है, उसमें भी प्रोटीन है। बाकी कोई जो नॉन वेज खाते हैं उनके लिए नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज तो हैं ही, ड्राई फ्रूट्स हैं। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो हमारी इंडियन डाइट में चावल और रोटी, इसका खाना हम खाते हैं। तो रोटी में हम सजेस्ट करते हैं कि मल्टीग्रेन मिक्स करें, जैसे कि रागी की रोटी खाएं, नॉर्मल रोटी, मिलेट्स हो गए, तो वो आप इनकॉर्पोरेट कर लेंगे तो आप रोटी कार्बोहाइड्रेट्स के साथ प्रोटीन भी ले रहे हैं जी। साथ में विटामिन्स और मिनरल्स का मिश्रण होना बहुत ज़रूरी है। तो एडिक्वेट मैग्नीशियम, जिंक, सारे जो बाकी के इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, मैग्नीशियम, मैंगनीज, ये सब छोटी छोटी मात्रा में ज़रूरी है। तो और ये आपने ध्यान देना है कि रोज़ सेम डाइट नहीं लेनी है। तो यूजुअली आपको अपनी डाइट को चेंज करते रहना है। जैसे आप कभी अरहर की दाल खा रहे हैं, कभी दूसरी दाल खा रहे हैं, काली दाल खा रहे हैं, तो चेंज करते रहेंगे तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे। ओके। अब बहुत लोगों का मानना है डॉक्टर कि फ़र्श पे बैठना या फिर स्क्वाट करना जो है, ये हैबिट्स जो हैं वो नीज़ के लिए हार्मफुल है। तो क्या ये मिथ है या ये फैक्ट है, वो प्लीज़ बताइए। जी, तो इसको ऐसे समझते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन है, ठीक है। हम अपनी मशीन ह्यूमन बॉडी को एक गाड़ी के साथ कंपेयर करते हैं। तो अगर आप के पास एक गाड़ी है जिसको आप एक स्मूथ हाईवे पे चला रहे हैं और उसी गाड़ी को आप एक बहुत ही ऊबड़ खाबड़ सड़क या एक विलेज की रोड पे आप चला रहे हैं, तो कौन सी गाड़ी आपके हिसाब से ज़्यादा माइलेज देगी? ऑब्वियसली जो स्मूथ हाईवे पे चल रही है वो ज़्यादा टिकेगी, ज़्यादा माइलेज। तो ह्यूमन बॉडी का भी सिंपल है। अगर आप ज़मीन पे ज़्यादा बैठेंगे तो अर्ली एज में आपको इतना पता नहीं चलेगा, बिकॉज आपकी बोन्स, आपकी मसल्स वो हीलिंग कैपेसिटी, रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। जैसे जैसे आप एज होते हैं तो वो रीजनरेटिव टेंडेंसी कम होती है और वेयर एंड टेयर ज़्यादा होता है, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, तो आपके घुटने जल्दी घिसेंगे। देखा गया है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नी का ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है, बिकॉज हमारी हैबिट्स जो बचपन से हमें सिखाया था, ज़मीन पे बैठ के खाना है, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना है, स्क्वाट करना है, बैठना है आलती पालती मार के, इन सब की वजह से नी में आर्थराइटिस ज़्यादा कॉमन है। यूरोपियंस में और यूएस के लोगों में नी आर्थराइटिस से ज़्यादा कॉमन है हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके। तो ये एक यू कैन से एथनिक डिफरेंस है इन ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी एंड हिप। बट हाँ, अगर आप ज़्यादा ज़मीन पे बैठेंगे और उठेंगे तो डेफिनेटली आपका नी घिसने के चांस ज़्यादा है। ओके। इसी के साथ में बहुत बार लोग कहते हैं कि जो एक फुटवेयर है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस तरीके से आपका बैक, नी और एंकल्स को प्रोटेक्शन के लिए जो है राइट फुटवेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हाउ डू वी चूज़ दैट? राइट, वो प्लीज़ बताइए। तो हमारी जो बॉडी है उसकी एक एक्सेस होती है। सो हम लोग जब सड़क पे चलते हैं तो हमारी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो हेड और पेल्विस के अलोंग सेंटर्ड होती है। तो अगर हम उस मैकेनिक्स को फॉलो करेंगे तो हमारी बॉडी स्मूथली चलेगी, लीस्ट फ्रिक्शन के साथ और लीस्ट वेयर एंड टेयर के साथ। बट अगर उस मैकेनिक्स में ऑल्ट्रेशन हुई, ये सिंपल फिजिक्स है, अगर ऑल्ट्रेशन हुई, सपोज आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट गड़बड़ है, तो जिस टायर पे लोड ज़्यादा आ रहा है वो जल्दी पंचर होगा। तो इसीलिए फुटवेयर हमें ध्यान देना है कि हम किस तरह का पहनते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को फ्लैट फुट होता है, तो फ्लैट फीट वालों को मीडियल आर्च सपोर्ट होता है। एक सिंपल फुटवेयर में मॉडिफिकेशन करने से जो पैर में दर्द रहता है हमेशा वो चला जाता है। कुछ लोग आप देखेंगे लेडीज़ हील्स बहुत ज़्यादा पहनती हैं, तो जब हील्स पहनते हैं आप तो आपके 4 फुट पे या कि पैर के आगे की साइड पे ज़्यादा लोड आता है, तो आपकी ग्रेविटी जो है आपको आगे खींचती है। इसीलिए उन लोगों को आपने देखा होगा उंगलियां टेढ़ी होने की शिकायत, नीज़ में ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी होने की शिकायत, एंकल ट्विस्ट होने की प्रॉब्लम्स, ये ज़्यादा होती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आपका बॉडी किस तरह का है, अगर आपकी बॉडी में फ्लैट फुट है तो उसके लिए फुटवेयर अलग होता है। अगर आपको हील की प्रॉब्लम रहती है तो उसमें फुटवेयर अलग होता है। और अगर आप हील्स ज़्यादा पहनते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए हील्स ना पहने। ओके। जैसे जैसे हम एज हमारी बढ़ती है, हम सबकी बढ़ती है, तो हम अपनी बोन्स का और जॉइंट हेल्थ का ध्यान कैसे रख सकते हैं? और स्पेशली वो लोग जो कि
एल्डरली लोग हैं और इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, तो आप प्लीज़ उनको थोड़ा गाइड करिए। जी, तो बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है आपकी डाइट। आपकी डाइट में सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि अगर हम ऑर्थोपेडिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कैल्शियम का बहुत महत्व है। कैल्शियम रिच फूड्स लें, मल्टीविटामिन्स होने चाहिए फूड में, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होने चाहिए जो कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में होते हैं। प्रोटीन की बहुत इम्पोर्टेंस है, बिकॉज आजकल जो नई रिसर्च हम कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि एक प्रॉब्लम आपने सुनी होगी, ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब होता है जो बोन है उसके अंदर से कैल्शियम लीच आउट हो रहा है, जैसे छन्नी होती है वो कैल्शियम झड़ते चला जाता है और बोन्स बहुत वीक हो जाती हैं। तो पहले आज से 10-15 साल पहले ये माना जाता था कि ओल्ड एज में सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस होता है, बट आज की नई रिसर्च ये हमें बताती है कि सिर्फ ऑस्टियोपोरोसिस नहीं, उनको सार्कोपीनिया भी होता है। तो सार्कोपीनिया मतलब होता है मसल वीकनेस। तो मसल जो है वो बोन के ऊपर अटैच होती है और काम करती है। तो अगर बोन वीक होगी तो मसल भी वीक होगी। तो हमें प्रोटीन का भी ध्यान रखना है जो कि मसल पे एक्ट करता है। तो ये सारी चीज़ें, नंबर 1 डाइट हो गया, नंबर 2 हो गया आपको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एल्डरली है तो 15 से 20 मिनट अगर वो कोई चल सकता है, वॉक पे जा सकता है, तो उससे ना कि सिर्फ उनके हार्ट के लिए अच्छा है वो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए, बट उनके लोकोमोशन जो कि बोन्स, मसल्स, टेंडन्स, इनके लिए बहुत अच्छा है। धूप में निकलेंगे विटामिन D3 मिलेगा। UVB रेज होती है, तो कहते हैं जो सुबह 11 से 2 के बीच की धूप होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि सन आपके बिल्कुल सर के ऊपर होता है। तो शॉर्टेस्ट टाइम में आपको सबसे ज़्यादा धूप मिलती है। और विटामिन D आप जानते हैं कि स्किन में बनता है। और आई थिंक आजकल आप ब्लड टेस्ट करवा लीजिए, 10 में से 8 लोगों का विटामिन D जो है वो बहुत कम होगा। करेक्ट, एग्जैक्टली। क्योंकि विटामिन D का सबसे मेन सोर्स 80-90% वो हमें स्किन में बनता है धूप से। डाइट का बहुत माइनर रोल है। और जो धूप हमें आजकल सिटी लाइफ में, जब कोई सिटी में रह रहा है तो हमें फ़िल्टर्ड धूप मिलती है, क्योंकि बिल्डिंग्स हाई हैं, पोल्यूशन ज़्यादा है, तो जो धूप आ भी रही है वो एडिक्वेट नहीं है। या फिर आप MNCs में हैं जहाँ पर आप पूरा समय जो है आप AC चला के बैठे हुए हैं, जहाँ पर बिल्कुल सनलाइट का एक्सपोजर है ही नहीं। करेक्ट, एग्जैक्ट। जिस तरीके से भी आपने डॉक्टर बात करी ऑस्टियोपोरोसिस की, कभी कभी कुछ ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी आ जाता है, या ऑस्टियोपोरोसिस स्पेशली लेट एज में देखने को मिलता है। तो जो व्यूवर्स इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस से या फिर ऑस्टियोपोरोसिस से, तो उनको आप प्लीज़ कुछ टिप्स दीजिए कि किस तरीके से वो अपना ध्यान रख सकते हैं। क्या कोई ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो सिंपल वो कर सकते हैं? सो प्लीज़ आप वो हमें बताइए। तो पहले हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करेंगे। तो ऑस्टियो मीन्स बोन और पोरस मीन्स छन्नी, पोर। तो अगर बोन में पोरोसिटी बढ़ जाती है, कैल्शियम झड़ता है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसको डिटेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है, एक टेस्ट होता है डेक्सा स्कैन। तो डेक्सा स्कैन एक तरह का सिंपल एक्सरे होता है, जिससे कि पता चलता है कि जो पेशेंट है उसका बोन कितना वीक है कंपेयर टू नॉर्मल हेल्दी पर्सन ऑफ द सेम एज। तो अगर कोई 40 साल का है तो वो बता देगा कि 40 साल के नॉर्मल हेल्दी पर्सन की बोन की डेंसिटी कितनी होनी चाहिए और आपकी बोन डेंसिटी उनके कंपैरिजन में कितनी कम है, -1.2x कम है या 2x कम है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट सेट किया जाता है। बट ये तो बात हो गई डिटेक्शन की और आगे ट्रीटमेंट की। हमें काम करना चाहिए प्रिवेंशन पे, ताकि ऑस्टियोपोरोसिस हो ही ना, या हो तो कम हो। तो इसके लिए आपका अगेन एक्सरसाइज, डाइट, इसका बहुत बड़ा रोल है। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग, ये दोनों चीज़ें आपकी बोन में से कैल्शियम लीच आउट करता है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स फॉर दैट मैटर। अच्छा, तो ये सब चीज़ें आपकी बोन में से कैल्शियम निकालती हैं एट अ अर्ली एज। आपकी जो बोन है उसको हम बोन बैंक बोलते हैं। तो बोन बैंक मतलब 30 इयर्स की एज तक आपकी बोन पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है। 30 के बाद डिपॉजिशन कम होता है और निकलता ज़्यादा है। तो आपके बैंक में जितना पैसा होगा 30 साल की उम्र तक, तब उसको ही आप आगे निकाल सकते हैं, नहीं तो उसको आपको बार बार रिप्लेस करना पड़ेगा। तो 30 इयर्स की एज तक आपका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट और अपना हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। आफ्टर दैट आई वुड से आफ्टर द एज ऑफ 40 हर 2 साल में लोगों को अपना
बोन डेंसिटी चेक करना चाहिए। और आफ्टर द एज ऑफ 50 एवरी ईयर लोगों को अपना बोन डेंसिटी चेक करना चाहिए, बिकॉज ऑस्टियोपोरोसिस इज़ अ साइलेंट डिजीज़। ऑस्टियोपोरोसिस के कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि 60 साल 65 साल के लोग आते हैं और वो जब आते हैं जब उनके कमर में फ्रैक्चर हो गया है, हिप में फ्रैक्चर हो गया है, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम तो गिरे भी नहीं। तो जस्ट सडन ट्विस्टिंग एंड टर्निंग या बेड में टर्न करते में भी बोन टूट जाती है, बिकॉज उनको कोई सिम्टम नहीं था। तो इफ़ वी आर अवेयर, हमें पता होगा कि ऑस्टियोपोरोसिस कब हो सकता है और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो हम इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर जिनको है, जैसा आपने कहा कि 60 या 65 70 के हैं, तो क्या कोई ऐसी जेंटल एक्सरसाइजेज हैं या कोई आप अगर अभी बताना चाहें दो, जिनसे कि वो मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज अब हट तो सकती नहीं है, तो प्लीज़। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको सबसे पहले अपना डेक्सा स्कैन से स्कोर पता करना है कितना है। उसके हिसाब से मेनली ऑस्टियोपोरोसिस की 3 तरह की थेरेपीज़ होती हैं। एक होती है जो कैल्शियम आपकी बोन पे ऑलरेडी है उसको आगे और झड़ने से रोकने की दवा। एक होती है जिसमें डिपोजिशन कैल्शियम का स्पीड से हम बढ़ा सकते हैं बोन पे। और तीसरी तरह की दवा होती है जिसमें ड्यूअल एक्शन होता है, तो वो बोन में कैल्शियम डिपॉजिट भी करती है और झड़ने से भी रोकती है। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट की कंप्लायंस और ग्रेड ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस हम लोग वो थेरेपी देते हैं। सेकेंडली, हर किसी को थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, अपने जॉइंट को मूव करना है, उससे आपकी मसल्स एक्टिवेट होंगी, आपकी बोन पे लोडिंग आएगी, तो वो धीरे धीरे और कैल्शियम डिपॉजिट करेंगी। अगर मैं एक्सरसाइज की बात कहूँ तो आप किस तरह की जेंटल एक्सरसाइजेस की बात कर रहे हैं? तो अगर हम किसी ओल्ड पेशेंट को देखते हैं जो व्हील चेयर बाउंड है, तो वो स्टार्ट कर सकते हैं सिंपल नेक मूवमेंट से। नेक को फ्लेक्शन एक्सटेंशन, अपना हाथ सर के सामने रख के अपना सर को आपको पुश करना है, हाथ से पीछे धक्का देना है। आइसो एक्सरसाइजेस, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज, करेक्ट। तो ये चारों डायरेक्शन में आप कर सकते हैं। दूसरा, आप बैक की एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो कि आप पेट के बल लेट के स्ट्रेच कर सकते हैं अपनी बैक को। आप हैंड्स की एक्सरसाइज कर सकते हैं, सिंपल 1 किलो का डंबल अपने घर में रख सकते हैं, और डंबल नहीं रख सकते तो 1 लीटर की पानी की बोतल रख सकते हैं, उससे सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। बहुत लोग होते हैं जिनके घर में स्टैटिक साइकिल होती है, तो आप साइकिल चला सकते हैं। किसी को स्विमिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है तो स्विमिंग कर सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, बिकॉज इस पे आपके जोड़ों पे लोड नहीं आता है। प्लस साइकिलिंग से आपका मूवमेंट बढ़ता है, लुब्रिकेशन बढ़ता है और बोन स्ट्रेंथ मजबूत होती है। ये तो बात हुई ऑस्टियोपोरोसिस की। अगर हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें या ऑटो इम्यून डिजीज़ की, तो उसके बारे में डॉक्टर आप क्या कहेंगे? जी, तो इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस 100 से भी ज़्यादा तरीके के होते हैं, जिसको हम गठिया बोलते हैं। बट इंडिया में हमारे सामने लोगों को लगता है गठिया मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस नो डाउट एक सबसे कॉमन टाइप का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस है, जिसके लिए बहुत बार हम टेस्ट भी करते हैं। बट इसके अलावा बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होते हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, अगर किसी को भी सिम्टम्स हैं जैसे कि सुबह उठ के जकड़न रहती है जोड़ों में, थकावट लगती है, फ्रेश नहीं लगता है, और आधे घंटे 1 घंटे सुबह उठने के बाद लगता है अब मुझे थोड़ा सा मूवमेंट होना स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब लक्षण हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस के। इसके लिए सिंपल कुछ ब्लड टेस्ट करने होते हैं। अगर वो ब्लड टेस्ट में आपका आर्थराइटिस इन्फ्लेमेटरी पॉजिटिव आता है, आरए फैक्टर की आप बात आरए फैक्टर हो गया, एंटी-सीसीपी हो गया, डीएसडीएनए, बहुत तरह के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम कौन से तरह का इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक्सपेक्ट कर रहे हैं पेशेंट से। उसके ट्रीटमेंट के लिए उसके लेवल्स देखे जाते हैं, और फिर उसके लिए कुछ स्पेशल दवाइयाँ होती हैं जिसको DMARD बोलते हैं, डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटॉइड ड्रग्स। तो ये स्पेशल तरीके की ड्रग्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। क्या ये स्टेरॉइड्स होते हैं? नहीं, स्टेरॉइड्स बहुत सीवियर केसेस में दिया जाता है, या जब पेशेंट की सूजन बहुत ज़्यादा होती है। ये डिजीज़ मॉडिफाइंग ड्रग्स होते हैं, तो ये स्टेरॉइड्स नहीं होते, बट ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं आपकी बॉडी। तो ये समझना ज़रूरी है, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस एक तरह से आप मान के चलिए से आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उस तरह की एक बीमारी होती है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, बट आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिजियोथेरेपी का कितना बड़ा योगदान होता है? क्या करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? कितनी हेल्पफुल होती है फिजियोथेरेपी इसके लिए? जी, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेशेंट्स हमारे पास अक्सर आते हैं कि डॉक्टर साहब हमने किसी डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, हमें प्रॉब्लम हुई, हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले गए, बट हाँ हमारा दर्द बढ़ गया है। कुछ लोग ऐसे आते हैं।
तो ये समझना ज़रूरी है कि फिजियोथेरेपी का रोल कब है और कहाँ है। तो फिजियोथेरेपी मेनली जिसका रोल है मसल्स को रिलैक्स करना। तो आप देखेंगे फिजियोथेरेपी के दो आर्म्स हैं, एक विभाग हो गया एक्सरसाइज, मतलब फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपके शोल्डर की या नी की या बैक की एक्सरसाइजेस कराएंगे, मूवमेंट बढ़ाने में मदद करेंगे। दूसरा लिम्ब हो गया फिजियोथेरेपी का मोडालिटी, जिसमें वो लोग IFT, हॉट पैक, शॉर्ट वेव, डायथर्मी, ये मशीन से कुछ ट्रैक्शन, हाँ ट्रैक्शन, बहुत मतलब अलग मशीन्स यूज़ करते हैं वहाँ पे गर्म सिकाई पहुँचाने के लिए करंट से या एनीथिंग, ताकि वो मसल रिलैक्स हो जाए। तो अगर कोई पेशेंट अक्यूट फेज में आता है, मतलब बहुत सीवियर पेन में है, उस टाइम में मूवमेंट्स करना हमें अवॉइड करना चाहिए, उस एरिया को हमें रेस्ट देना है। तो अगर वो फिजियोथेरेपी कराते हैं तो उनका मेन मकसद होना चाहिए सूजन, इन्फ्लेमेशन को कम करना और उस मसल्स को रिलैक्स करना। तो जो बॉडी का रिस्पॉन्स है, कभी भी आपको चोट लगती है तो सबसे पहला बॉडी का रिस्पॉन्स होता है वो मसल्स को टाइट कर लेता है। दैट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। भगवान ने हमें ये मैकेनिज्म दिया है कि हमें और चोट ना पहुँचे। तो सिर्फ मसल को रिलैक्स कर लेने से आपकी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई है। कभी कभी पेशेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें बैक में बहुत ज़्यादा स्प्रेन था, स्पैज़म हो गया था, हमने फिजियोथेरेपी कराई, जब तक कराई 1-2 दिन रिलैक्सेशन रहा, फिर वापस प्रॉब्लम हो गई। तो दैट इज़ बिकॉज आपने फिजियोथेरेपी से अपना मसल का रिलैक्स, स्पैज़म तो रिलैक्स कर लिया, बट जो डिस्क आपकी नर्व को इरिटेट कर रही है वो ठीक नहीं हुई। तो बेटर ये रहेगा कि आप डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लें कि फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है और क्या फिजियोथेरेपी करनी है। फिजियोथेरेपी एक ब्लैंकेट टर्म है, तो उसमें क्या करना है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर प्रॉब्लम है तो उसको रूट कॉज से जब तक आप ट्रीट नहीं करेंगे तो फिजियोथेरेपी में भी आपको ज़्यादा हेल्प नहीं देगी। तो फिजियोथेरेपी और मेडिकेशंस हैंड इन हैंड जा सकते हैं? जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स फिजियोथेरेपी के साथ कुछ मेडिसिन दी जाती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर स्पोर्ट्स इंजरी की बात करें तो किसी को टेनिस एल्बो हो गया है, दैट इज़ वेरी कॉमन, है ना जी। तो उसमें फिजियोथेरेपी का रोल है डेफिनेटली, नो डाउट। बट जो टेंडन है, जो बोन के ऊपर अटैच हो रहा है, जो सूज गया है, उसकी सूजन कम करने के लिए और टेंडन को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ टॉनिक दिए जाते हैं दवा के फॉर्म में, वो लेने ज़रूरी हैं। क्योंकि फिजियोथेरेपी आपका रिलैक्स कर देगी, आपका इन्फ्लेमेशन कम कर देगी, बट वो टेंडन वीक है, इसीलिए उसको इंजरी हुई, तो उसको सपोर्ट करना और उसको हील करना भी ज़रूरी है। जी, इसके अलावा अगर हम बात करें तो फ्रोज़न शोल्डर एक बहुत ही कॉमन समस्या है लोगों की, तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं? जी, तो फ्रोज़न शोल्डर सबसे कॉमनली देखा जाता है जिनको डायबिटीज़ होती है। सो डायबिटिक्स में कभी कभी ये भी कहा जाता है 60-70% चांस होता है कि उनको किसी ना किसी टाइम पे इन देयर लाइफ स्पैन उनको फ्रोज़न शोल्डर होने के चांसेस रहते हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ डायबिटिक्स को ही फ्रोज़न शोल्डर हो। फ्रोज़न शोल्डर कोई चोट किसी को लगती है हाथ में या कंधे में, उसके बाद हो सकता है। किसी को कोई इन्फेक्शन हुआ हो बॉडी में या फीवर हुआ, उसके बाद हो सकता है। या कुछ लोगों को कोई कारण ना होने की वजह से भी हो जाता है। तो फ्रोज़न शोल्डर में बेसिकली होता क्या है, होता ये है कि जो आपका कंधा है वो एक बैग में होता है जिसको कैप्सूल बोलते हैं। तो जब वो कैप्सूल चिपक जाता है तब ये हमारे हाथ के कंधे के आसपास जो भी मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो काम नहीं कर पाती और हमारा मेनली ये वाला मूवमेंट जो है हाथ को बाहर ले जाने वाला, जैसे जो हम यूज़ करते हैं कंघी करने में, शर्ट चेंज करने में, वो काम करने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो इसको एडेसिव कैप्सुलाइटिस भी बोलते हैं। तो कैप्सूल चिपक गया है इसलिए अडेजन्स हो गई हैं, तो एडेसिव कैप्सुलाइटिस। तो इसको ट्रीट करने के लिए इसके 3 फेज़ होते हैं। फर्स्ट फेज़ होता है एक्यूट फेज़, जिसमें कि सीवियर पेन होता है पेशेंट को बिकॉज इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है, बट उनके मूवमेंट्स पे अफेक्ट नहीं हुआ है। इस स्टेज में अगर कोई पेशेंट आता है तो ट्रीटमेंट बहुत सिंपल है, उनको कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी देनी पड़ती है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और रेस्ट देना पड़ता है, बर्फ़ की सिकाई, तो उससे 80-90% पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं। सेकेंड स्टेज होता है जिसमें कि इन्फ्लेमेशन के साथ मूवमेंट भी आपका रिस्ट्रिक्ट होने लग जाता है। तो इसमें पेशेंट कहेगा कि डॉक्टर साहब पेन तो बहुत हो रहा है, हम हिला भी नहीं पा रहे हैं हाथ को। तो इस टाइम पे ज़रूरी होता है कभी कभी एक जॉइंट के अंदर इंजेक्शन देना, जिससे कि जो चिपका कैप्सूल है हम उसको खोल देते हैं और पेन भी कम हो जाता है, साथ में एक्सरसाइज करते हैं। थर्ड स्टेज होती है जिसमें पेन चला जाता है बट मूवमेंट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल कंधा जाम हो जाता है।
इन केसेस में कभी कभी रेयरली हमें आर्थ्रोस्कोपी यानी कि की होल सर्जरी से अंदर क्लीनिंग करके उसको रिलीज़ करना पड़ता है। ओके, सो डॉक्टर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइट का ख्याल नहीं रखते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने आप या फिर इंस्टाग्राम पे रील्स देखकर, हेल्थ इन्फ्लुएंसर्स को देखकर, या कहा सुनी में अपने आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स हो गए या बहुत सारे अलग तरह के सप्लीमेंट्स या पेन किलर्स भी, यार दर्द हो रही है यहाँ पे जोड़ों में, यहाँ पे अपने आप ले लेते हैं। तो क्या ये ओके है, क्या ये हार्मफुल है बिना डॉक्टर को मिले? क्योंकि हर बार जो इंडियन मेंटालिटी है वो ये नहीं बोलती यार कि हर चीज़ के लिए आपको इतना सा दर्द हुआ, अरे यार डॉक्टर के पास क्या जाना, पहले गोली खा ले, पेन किलर 2 दिन खा ले, नहीं हुआ तब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। जी, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखेंगे हर दूसरा पर्सन या हर मुझे फ़ोन करता है, पूछता है डॉक्टर साहब मेरे एक रिलेटिव यूएस से आ रहे हैं, तो वो एक स्पेशल हमारे लिए मल्टीविटामिन लाए हैं, कैल्शियम लाए हैं, तो वो हम ले सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है ठीक है, आप अगर इट्स लाइक बच्चों को जैसे कैंडी देते हैं, तो इंडिया में ओल्ड लोग या आफ्टर 40-50 लोग कैल्शियम और मल्टीविटामिन कैंडी की तरह खाते हैं। तो अच्छी बात यह है कि ये चीज़ें बॉडी में रुकती नहीं हैं। अच्छा, तो बॉडी में जितनी ज़रूरत होती है बॉडी उतना उसको एब्जॉर्ब करके बाकी फ्लश आउट कर देती है। सेकेंडली जो हम कैल्शियम खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन बहुत पुअर होता है, तो अगर हम एक्सेस में भी ले रहे हैं तो यूजुअली वो बॉडी में रुकता नहीं है। सेकेंडली आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि पेन किलर, तो हाँ पेन किलर नुकसान करता है। मैंने देखा है कुछ लोग ग्रेड 4 आर्थराइटिस जिनका पूरा बोन ऑन बोन डिफॉर्मिटी हो चुका है, वो पेन किलर लेते हैं, उनको आराम पड़ता है तो उनको लगता है ये ठीक है, तो वो सालों साल पेन किलर खाते हैं, 1 या 2 दिन नहीं, सालों साल। तो उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक तो पेट में अल्सर होने के चांस होते हैं, मैंने देखा है पेशेंट के मुंह में से खून आना स्टार्ट हो गया है, लिवर फेल हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है, और ये सब चीज़ें पेशेंट को पता नहीं चलती हैं और कोई बताता नहीं क्योंकि वो किसी से पूछते नहीं। तो पेन किलर लेना 3 या 4 दिन तक तो आपने ले ली अगर घर में सेल्फ मेडिकेशन, दैट इज़ ओके। सब लोग करते हैं कि चोट लग गई, दर्द हो गया, आज एक पेन किलर खा ली, ठीक है। बट अगर ये पेन अगेन परसिस्ट करता है 3 से 4 दिन से ज़्यादा, तो आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। दूसरा हेल्थ, ये जो मल्टीविटामिन्स हैं, कैल्शियम है, इनके लिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको अगर ये स्टार्ट करना है तो पहले अपने बेसलाइन ब्लड टेस्ट कराइए, क्योंकि आपने स्टार्ट अगर कर दी तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि स्टॉप कब करनी है। आपने स्टार्ट कर दी है, आपके ब्लड में ऑलरेडी वो चीज़ें हैं, अब आप ब्लड टेस्ट कराएंगे तो वो लेवल्स तो जो आपके होने चाहिए वैसे दिखेंगे या नहीं जी, सब ऑप्टिमल दिखेंगे, तो आपको एंड पॉइंट नहीं दिखेगा। तो अपना बेसलाइन ब्लड लेवल कराइए, अगर उसमें कमी आती है, कौन से विटामिन की कमी आती है स्पेसिफिकली वो लीजिए। अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएँ, क्योंकि आजकल बहुत लोग घर पे भी अपना ब्लड टेस्ट ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं जी, तो कौन कौन से टेस्ट होने चाहिए जो वो करवाएं? जी, तो अगर हम मानते हैं कि एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है जिसको कोई और बीमारी नहीं है, बट वो अपनी हेल्थ को और इम्प्रूव करना चाहता है, एनहेंस करना चाहता है, तो कैल्शियम, विटामिन D3, विटामिन B12, यूरिक एसिड, ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि बोन्स और मसल्स और टेंडन्स की प्रॉब्लम लाते हैं, तो ये टेस्ट करने ज़रूरी हैं। किसी को अगर इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस की टेंडेंसी है फैमिली में, तो ऑब्वियसली CBC मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ESR, CRP, इन सब चीज़ों से, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स से हमें आइडिया होगा कि हाँ इसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन होती है। तब हम जाते हैं स्पेसिफिक टेस्ट के पास, जैसे कि अगर कोई आदमी है मेल 30-35 साल का जिसको पेन हो रहा है बॉडी में, तो उसको HLA-B27 एक टेस्ट होता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखने के लिए, तो वो टेस्ट कराते हैं। लेडीज़ में SLE ज़्यादा कॉमन होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ज़्यादा कम, तो RA फैक्टर, ANA। तो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट एज, पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री, पेशेंट के सिम्टम्स, कुछ स्पेसिफिक टेस्ट कराए जाते हैं, बट हाँ इन जनरल जो मैंने बताया वो कराया जा सकता है। ओके डॉक्टर, अभी हम जैसे सप्लीमेंट्स की बात कर रहे थे, विटामिन D जो है एक बहुत ही क्रूशल फैक्टर है हमारे अच्छी बोन हेल्थ के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली सबका ही कम होता है। तो बहुत सारे लोग ये करते हैं कि उन्होंने ब्लड टेस्ट करवा लिया और ऐसे ही कोई पॉडकास्ट सुनकर उसमें देखने में आया कि ब्लड टेस्ट में कि विटामिन D का लेवल इतना है, क्योंकि वो नॉर्मल रेंज भी बताते हैं,
और वो अपने आप जो हैं वो हर हफ्ते 60,000 के यूनिट्स के, ब्रांड के नाम हम नहीं लेंगे, वो अपने आप मेडिकेशन स्टार्ट कर देते हैं। सो आई वुड लाइक टू नो कि कितने हफ्तों तक हमें ये मेडिकेशन, ये वाइटामिन्स खाने चाहिए, क्या उनको टेपर करना चाहिए? आप प्लीज़ उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए। जी, विटामिन D3 सबसे पहले जो है वो हमारी स्किन में बनता है धूप से। अब वो इनएडिक्वेट होता है तो इसकी वजह से हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत होती है। तो जैसे आपने बताया, पहले हम बेसलाइन लेवल्स कराते हैं। विटामिन D3 यूजुअली जो लैब्स होते हैं वो उनके रेंज होते हैं 20 से लेके 100 फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अब इसमें रोल आता है कि पेशेंट की एज कितनी है। अगर हम बात कर रहे हैं यंग पेशेंट की, 30-35 साल का कोई पेशेंट है और उसका लेवल है 7, 8, 9, 10, 12, तो ये बहुत लो माना जाएगा। तो वंस अ वीक विटामिन D3 लेने से बहुत ज़्यादा बेनिफिट उनको नहीं होगा। आजकल स्टडीज़ आ रही हैं जो कहती हैं कि 60,000 यूनिट्स का विटामिन D3 10 डेज़ लगातार देना है, उसके बाद वंस वीकली देना है। दीज आर द रिपोर्ट्स विच आर कमिंग फ्रॉम अमेरिकन जर्नल्स, क्योंकि वो कहते हैं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इतना कम है लोगों का विटामिन D3 कि इतना देने के बाद वो 2 महीने में नॉर्मल हुआ है। बट हम उतना नहीं देंगे मेरे हिसाब से। अगर कोई लेवल 20 से नीचे है तो दे शुड समटाइम्स दे हैव टू ऑल्सो टेक विटामिन D3 ट्वाइस अ वीक, ओके, फॉर मे बी से 1 or 2 months, देन गो ऑन टू वंस अ वीक। तो यूजुअली मैं क्या करता हूँ कि 3 months के लिए विटामिन D देता हूँ एज अ ट्रायल। 3 months के बाद आई स्टॉप दैट फॉर मे बी 15-20 days। उसके बाद मैं एक विटामिन D3 लेवल्स फिर कराता हूँ। तो उससे मुझे पता चलता है पेशेंट का मेटाबॉलिज्म कैसा है। अगर उसका विटामिन D3 लेवल्स नॉर्मल आ गया तो उनको मेंटेनेंस थेरेपी पे डाल देते हैं, जैसे कि once in 2 weeks फॉर एग्जांपल। कुछ लोगों को once in 3 weeks, वॉट एवर, तो वो डिपेंड करता है। और अगर उनका विटामिन D3 गिरना स्टार्ट हो रहा है वापस, देन वी हैव टू गिव इट वंस अ वीक। सो 2 months लिया, 1 month ब्रेक ले लिया। सो डिपेंडिंग ऑन पेशेंट टू पेशेंट एंड हाउ द लेवल्स आर डूइंग, इसलिए बेसलाइन विटामिन D3 की इंपॉर्टेंस है। ओके। कुछ लोग आते हैं सेल्फ मेडिकेट करके कि डॉक्टर साहब हम तो ले रहे हैं विटामिन D3 ऑन एंड ऑफ, तो उस केस में हमें ये नहीं पता कि स्टॉप कब करना है। सो उनका डेफिशिएंसी प्रोलॉन्ग हो जाता है। ओके, आजकल ये बड़ा प्रचलन आया है जहाँ पर बहुत सारे रील्स में या इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं कि विटामिन D के साथ में K2 सप्लीमेंट लेना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज K2 इज़ दैट फैक्टर जो कि कैल्शियम को सही जगहों पे पहुँचाता है। तो आपका उसमें क्या कहना है? देखिए, विटामिन D3 के पहले बात हमें समझनी पड़ेगी कि ये सिर्फ बोन्स के लिए नहीं इम्पॉर्टेंट होता। विटामिन D3 का रोल होता है ब्लड में, मेटाबॉलिज्म में, मसल फंक्शन में। विटामिन D3 फंक्शंस वेरी वेल और इन कॉन्जुगेट विद कैल्शियम। तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में भी विटामिन D3 का बहुत रोल है। कैल्शियम का कहाँ बॉडी में रोल है? बोन्स पे डिपोजिशन होना, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स को मेंटेन करना। अगर आपका कैल्शियम हेवायर है तो आपकी क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं होगी ब्लड में। थर्डली, आपका हार्ट का फंक्शन, आपका हार्ट का पंपिंग भी कैल्शियम चैनल्स के थ्रू काम करता है। तो अगर उसमें भी प्रॉब्लम है तो आपका हार्ट का पंपिंग भी अच्छा नहीं होगा। तो जो K2 की आप बात कर रहे हैं, अगेन वो भी कॉन्जुगेट में काम करता है कैल्शियम के, और कैल्शियम काम करता है विटामिन D के साथ। तो K2 की भी बहुत ज़रूरी, आप K2 ही नहीं, आप मैग्नीशियम का भी बहुत रोल आ रहा है। मैग्नीशियम भी आपके मेटाबॉल, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये कैटायंस होते हैं बॉडी में। देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है कैटायंस, एक होता है एनायंस। तो इन सब कैटायंस का रोल होता है क्योंकि बॉडी में हर जगह पे रिसेप्टर्स होते हैं। मसल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, हार्ट के ऊपर रिसेप्टर होते हैं। इनका काम होता है कि जब सिग्नल आए तो हम प्रॉपर एक्ट करें। सिग्नल करते हैं वो कि हाँ हार्ट को पंप करना है, हाँ ब्लड को फ्लो करना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो वो सिग्नल देने के लिए ये कैटायंस का रोल होता है, जो कि आप मान लें कैल्शियम है, पोटेशियम, ये मैग्नीशियम है, K2 है। तो ये सब की मात्रा थोड़ी थोड़ी ज़रूरी है बॉडी में फॉर अ प्रॉपर फंक्शन। और ये सब आज की डेट में रिसर्च के थ्रू पता चल रहा है कि सबका कितना महत्व है। नॉट ओनली कैल्शियम, नॉट ओनली विटामिन D3। तो आप देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे जो मल्टीविटामिन हम लेते हैं उसमें कहीं कहीं छोटी छोटी मात्रा में K2 भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आयरन भी होता है जी। तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं और वो हमें मिलती रहती हैं। अब अगर मैं वापस आर्थराइटिस की बात करूं,
तो क्या आर्थराइटिस के लिए नी रिप्लेसमेंट ही एकमात्र सॉल्यूशन है या कोई नए ट्रीटमेंट्स भी अब आए हैं जो हम उसकी तरफ देख सकते हैं? जी, तो हम बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस की और नी की। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के 4 ग्रेड होते हैं। ग्रेड 0 मतलब नॉर्मल, ग्रेड 1 मतलब अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस, ग्रेड 2 ग्रेड 3 मिड रेंज हो गए और ग्रेड 4 हो गया एंड स्टेज ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो अगर कोई ग्रेड 0 में है तो यूजुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजिंग, फिजियोथेरेपी, ब्रेसेस, इनसे अगर और डेफिशिएंसी करेक्ट कर ली तो पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर हम ग्रेड 1 की तरफ जाते हैं, अर्ली ग्रेड 1, तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में हम कर सकते हैं। नी प्रिजर्वेशन थेरेपीज़ बोलते हैं उनको। तो अगर हमने राइट टाइम पे आइडेंटिफाई कर लिया, पेशेंट अवेयर है, 2-4 दिन 5 दिन से ज़्यादा पेन हो रहा है, आया, हमने एग्जामिन किया, तो सिंपल चीज़ों से, जैसे कि हमने कुछ स्पेशल उनको ऑर्थोटिक्स दिए, उनका अलाइनमेंट ठीक कर दिया। नी में बहुत तरह के इंजेक्शंस आजकल आ गए हैं, जैसे कि हाइलुरोनिक एसिड आपने सुना होगा, लुब्रिकेशन का इंजेक्शन। पीआरपी है, पीआरपी में क्या करते हैं, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, आपके खुद का ब्लड लेके उसको एक स्पेशल मशीन में हम स्पिन करते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स हमें मिलते हैं, तो वो इंजेक्ट करने से हीलिंग पोटेंशियल बहुत बॉडी का बढ़ जाता है। स्टेम सेल थेरेपी है, वो हम करते हैं। तो कई तरह के एक्साइटिंग इंजेक्शंस आप कह सकते हैं, रीजनरेटिव थेरेपीज़ आ गई हैं, बट उसके लिए ज़रूरी है पेशेंट टाइम पे हमारे पास आए। अगर ग्रेड 3 से आगे केस निकल जाता है, जो आप देख रहे हैं हड्डी बोन एंड बोन है, डिफॉर्मिटी, पेशेंट के पैर टेढ़े हो गए हैं, कोई भी नी के ऊपर या उसकी जॉइंट की सरफेस के ऊपर परत कार्टिलेज की नहीं बची है, उन स्टेजेस में इन सब थेरेपी से फ़ायदा नहीं होता। उस केस में सबसे अच्छा ट्रीटमेंट होता है नी रिप्लेसमेंट। तो रिप्लेसमेंट भी कई तरीके के आ गए हैं, जैसे कि पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें कि जितना पार्ट डैमेज्ड है उतना ही निकाला जाता है। वो भी अगेन जब काम करता है जब पेशेंट अर्ली स्टेज में आ जाए। अगर बिल्कुल एंड स्टेज में है तो टोटल नी रिप्लेसमेंट, जिसमें पूरा चेंज कर दिया जाता है, और उसके कई बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आज की डेट में लोगों को ये मिथ्स हैं कि हमारा नी रिप्लेसमेंट हो गया मतलब हम बेड पे आ जाएंगे, हम चल नहीं पाएंगे, हम अभी जितना चल रहे हैं उतना भी नहीं चल पाएंगे। हाँ। तो ये सब पेशेंट के डर हैं। आज से हम अगर 20-25 साल पहले की बात करें तो हाँ, ये सब चीज़ें सही थी कुछ मात्रा में, बिकॉज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के इम्प्लांट्स इतने अच्छे नहीं आते थे, डॉक्टर को टेक्निक इतनी अच्छी नहीं पता थी, और जो रिकवरी थी बहुत स्लो थी। बट अगर हम आज की डेट की बात करें तो हमारे पास रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट की फैसिलिटी है, जिससे कि रिकवरी फास्टर हो सकती है, छोटे चीरे से ऑपरेशन हो सकता है, ब्लड लॉस मिनिमल होता है। जो इम्प्लांट हमारे पास आ रहा है जॉइंट रिप्लेसमेंट का, वो आज की डेट में 30 से 35 साल चलता है। तो और मेटल एलर्जी के चांसेस नियरली नेग्लिजिबल है, पेशेंट अगले दिन से खड़ा होकर चलने लग जाता है। तो बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी है, मैं कहूँगा ऑर्थोपेडिक्स की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल सर्जरी है जॉइंट रिप्लेसमेंट। इसलिए एवरी डे बेसिस पे सबसे ज़्यादा केसेस आप देखेंगे तो जॉइंट रिप्लेसमेंट के हो रहे हैं, एंड पेशेंट्स आर गेटिंग बेटर। अब अगर मैं आपको मैं स्पोर्ट्स की तरफ ले जाऊँ, तो आप दर्शकों को प्लीज़ ये बताइए कि इंडिया में जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं, भले वो क्रिकेट की बात करते हैं या अलग अलग स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, कॉमन इश्यूज़ क्या आते हैं एंड किस तरीके से वो उसको डील करते हैं, एंड इतना जल्दी वो रिकवर होके फिर वापस दे कम बैक टू द एक्शन, तो उसके बारे में प्लीज़ व्यूअर्स को बताइए। जी, तो स्पोर्ट्स इंजरीज़ एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है, बिकॉज लोगों ने खेलना स्टार्ट किया है प्रोफेशनली भी और वीकेंड्स में भी। तो अगर हम कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें तो वीकेंड वॉरियर्स, हाँ, जो कि वीकेंड्स में निकलते हैं, खेलते हैं और आते हैं, बिकॉज वो 5 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन काम कर रहे हैं, उनकी फिजिकल फिटनेस इतनी अच्छी नहीं है, तो उनमें इंजरीज, स्पोर्ट्स इंजरीज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बट हाँ, एज यू से, स्पोर्ट्स इंजरीज जो सबसे ज़्यादा कॉमनली हम देखते हैं, वो अगर शोल्डर की बात करें तो बैंकार्ड रप्चर, मतलब जो कंधा डिसलोकेट हो जाता है, एक सबसे कॉमन वो इंजरी है। रोटेटर कफ मसल टेयर हो जाती है, वो एक बहुत कॉमन इंजरी है। एल्बो की बात करें तो टेनिस एल्बो, गोल्फर्स एल्बो, रिस्ट TFCC इंजरीज। नी में अगर हम बात करें तो ACL टेयर, PCL टेयर, मेनिस्कस जो कि घुटने के बीच का कुशन होता है वो टूट जाना, एंकल ट्विस्ट, एंकल स्प्रेन, लिगामेंट टेयर्स।
तो ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। बैक की आप बात करें तो बैक स्ट्रेन, बाकी होता है स्पोर्ट्स हर्निया। तो ये सब बहुत कॉमन इंजरीज़ हैं और डिपेंडिंग ऑन किस तरह का स्पोर्ट्समैन है वो कॉमन। जैसे कि अगर हम बात करें फुटबॉल की, तो फुटबॉलर्स में ACL मेनिस्कल टेयर सबसे ज़्यादा कॉमन है। हम बात करें टेनिस या कोई रैकेट स्पोर्ट की, तो उसमें टेनिस एल्बो, रिस्ट इंजरीज बहुत कॉमन है। क्रिकेट की बात करें, फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है बिकॉज डायरेक्ट ब्लो लगता है बॉल का, या टेनिस एल्बो बहुत कॉमन है। बॉलर्स की बात करें तो बैक स्ट्रेन, स्पोर्ट्स हर्निया, ये बहुत कॉमन है। तो अलग अलग स्पोर्ट्स के अलग अलग हैज़ार्ड्स हैं और उनसे डील करने के लिए वी हैव अलग अलग टेक्निक्स भी हैं। ओके इसके साथ में आजकल एवरीबडी इज़ जिम फ्रीक, हर कोई जिम कर रहा है। कुछ लोग अपने बॉडी बनाने के लिए कर रहे हैं, कुछ लोग इम्प्रेस करने के लिए, कुछ सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं वो गलत तरीक़ों से जिम के वर्कआउट्स करते हैं, जिनकी वजह से उनके स्पाइन पे इशू आता है, उनका कर्वेचर शायद थोड़ा स्ट्रेट हो जाता है, या जब लोग वो बहुत ज़्यादा डेडलिफ्ट करते हैं तो उनके बैक पर प्रभाव पड़ता है। सो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर कि ये जो आजकल नया ट्रेंड आया है जिम ट्रेंड जी, तो ये हमारी बोन हेल्थ के लिए कितना फ़ायदेमंद है, नहीं है? क्योंकि लोग आजकल किसी भी तरीके से कर रहे हैं, तो उसके बारे में प्लीज़ आप थोड़ा गाइड करिए। तो हम आज की डेट में जिम इंजरीज़ बहुत देख रहे हैं। उसका कारण ये है कि लोग प्रॉपर एजुकेट नहीं होते या प्रॉपरली ट्रेंड नहीं होते और उसकी वजह से वो इंजरी कर बैठते हैं। तो अगर आप नए हैं जिम में जाने के, आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप एक प्रोफेशनल हेल्प लें। आप समझें कि प्रॉपर पोस्चर क्या है। तो मेंटेनिंग या प्रॉपर पोस्चर इज़ फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकेंडली, आप जिम जाते हैं, सबसे पहले आपको वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप इसलिए करना है कि आपकी मसल्स, आप सो के गए हैं सपोज़ अर्ली मॉर्निंग, आपकी मसल्स स्टिफ हैं, आपकी मसल्स जागी नहीं हैं, तो उनको जगाने के लिए, उनके अंदर ब्लड फ्लो बढ़ाने के लिए वार्म अप फॉर लाइक 10-15 मिनट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज करने के बाद कूल डाउन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपने बहुत ज़्यादा वेट उठाया है, आपने बहुत सारी चीज़ें करी हैं, इमीडिएटली आप वहाँ से स्टॉप करके अपने काम में ना लग जाएं। थोड़ा बॉडी को रिलैक्स होने का टाइम दीजिए, कूल डाउन करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग करिए, ताकि आपको अगले दिन सोरनेस ना हो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जिम जाते हैं और आप नए हैं तो ये 3 चीज़ें आपको फॉलो करनी है एंड प्रॉपर गाइडेंस, क्योंकि डाइट को लेके और सप्लीमेंट्स को लेके भी लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करी हुई है। अभी आपने पोस्चर की बात करी, तो आई थिंक सबसे कॉमन चीज़ जो आप आजकल ना सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स को बल्कि बच्चों में भी देखेंगे, वो है पोस्चर गलत होता है उनका। वो ऑफिस में होते हैं तो पीठ निकाल कर ऐसे बैठे होते हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, नेक इनका एकदम झुका होता है, या फिर जब वो घर जाते हैं तो अपने पीछे 3 तकिए लगाकर आराम से ऐसे लेटते हैं, घंटों मोबाइल चलाते हैं या फिर टीवी देखते हैं। एंड लॉट ऑफ पीपल आर फेसिंग इश्यूज़ रिलेटेड टू स्पाइन। भले आप सर्वाइकल की बात करें या आजकल तो कई सारे लोगों में स्पाइनल कर्वेचर स्ट्रेटनिंग भी देखने को मिला है। तो ये क्यों ज़्यादा हो रहा है और कैसे लोग बच सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं? तो प्लीज़ प्रैक्टिकल टिप्स इन टर्म्स ऑफ पोस्चर, सोना कैसे है, वो सब हमें आप प्लीज़ डिटेल में बताइए। राइट, ऐसे देखते हैं कि आप सुबह उठते हैं, वहाँ से लेके आप जब वापस सोते हैं, तो बीच का पूरे टाइम में आपका पोस्चर का ध्यान आपको रखना है। कैसे रख सकते हैं? आप सुबह जब आप सो के उठते हैं, आप पहले देखिए आप किस पोस्चर में सो रहे थे, वो इम्पॉर्टेंट है। आपकी मैट्रेस इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बहुत सॉफ्ट मैट्रेस पे सोते हैं तो रात को क्या होता है कि हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, हमारे सारे जॉइंट्स दे टेक रेस्ट और वो रिकवरी करते हैं। तो हमारी बॉडी को एक रेस्टिंग फेज़ में रिलैक्सेशन चाहिए। बट अगर हम बहुत सॉफ्ट मैट्रेस में सोते हैं तो हमारी जो बैक की कर्वेचर है, जो स्ट्रेट होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट बेड, वो ऐसे हो जाती है। सो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो फ्लेक्स्ड है, तो हमारी मसल्स रात भर रिलैक्स करने की जगह काम कर रही हैं। दैट इज़ वाई आप देखेंगे बहुत बार आप किसी होटल रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत सॉफ्ट मैट्रेसेस होते हैं, अगर आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा सो गए तो आपकी कमर जकड़ जाती है। हाँ, दैट इज़ बिकॉज आपकी मसल्स को रेस्ट नहीं मिल रहा है। आप पूरे दिन काम कर रहे हैं, उसके बाद रात को भी आपकी मसल्स जो हैं काम कर रही हैं टू कीप दैट पोस्चर। तो नंबर 1, आपकी मैट्रेस हार्ड एंड फर्म होनी चाहिए। नंबर 2, जब आप उठते हैं
आपका बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है क्योंकि आप रात भर सोए हैं, वाटर लॉस होता है। ड्रिंक वाटर, लॉट्स ऑफ वाटर। उसके बाद आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, 10 मिनट, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, जिससे किस तरह की एक्सरसाइज? स्ट्रेचिंग, सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस। आप योगा कर सकते हैं, बॉडी की सिर्फ स्ट्रेचिंग आप सिंपल कर लेंगे, थोड़ी वॉक कराएंगे तो आपकी बॉडी की मसल्स में ब्लड फ्लो होगा, तो दैट इज़ गुड, तो इंजरी होने के चांसेस कम है। उसके बाद अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो आपका ये ध्यान होना चाहिए कि आपका जो कंप्यूटर है वो आपकी आई लेवल पे हो। अगर कंप्यूटर आपकी आई लेवल पे नहीं है, लो है, तो आपका हमेशा स्लाउच होगा, आपकी नेक फ्लेक्स्ड होगी, बेंड होगी, इसको शायद टेक नेक सिंड्रोम भी कहते हैं। करेक्ट, एग्जैक्टली जी। तो वो अवॉइड करने के लिए आपको सिंपल वर्क स्टेशन मॉडिफिकेशन थोड़ा सा करना चाहिए। आपका कंप्यूटर अगर लो है तो आप उसके नीचे कुछ सपोर्ट लगा लें ताकि वो हाई हो जाए। सेकेंडली, आपको हाई चेयर पे बैठना चाहिए जिसमें कि आपका नेक, बैक, अपर बैक और स्पाइन जो है सपोर्टेड रहेगी। हाई नेक मतलब जिस तरह की चेयर पे हम बैठे हैं इसमें ये बैक सपोर्ट हमारे मिड बैक तक ख़त्म हो जा रहा है जी। अगर आप ऑफिस वर्क करें तो आप हाई सपोर्ट वाली चेयर लें जो जिसका सपोर्ट आपके हेड तक आता है, यहाँ तक है, लोअर हेड तक। तो वहाँ पे आपको नेक को भी सपोर्ट मिलेगा, बैक को भी सपोर्ट मिलेगा। सेकेंडली, आपको कोशिश करनी है कि आपका जो काम है, आप यूजुअली हम क्या करते हैं, कुर्सी तो हमने ले रखी है हाई सपोर्ट वाली, लेकिन हम काम ऐसे करते हैं। तो उसका ध्यान रखना है कि कुर्सी को आपको वर्क स्टेशन की तरफ पुल करना है, ना कि अपनी बॉडी को। ओके। और आजकल तो बहुत अच्छी अर्गोनॉमिक चेयर आ रही हैं जिसकी जो हमारी बैक की स्पाइन की कर्वेचर होनी चाहिए एग्जैक्टली उसी के शेप में वो रहती हैं, तो आपकी मसल्स कॉन्स्टेंटली रिलैक्सेशन में है। नंबर 3, आपको जब बैठना है, आप काम कर रहे हैं, योर फीट शुड बी फ्लैट ऑन द फ्लोर। बहुत लोग ऐसे क्रॉस करके बैठते हैं, तो वो नहीं बैठना है, आपको फीट ऑन द फ्लोर रखना है। और अपनी, मैं तो ये सजेस्ट करूँगा, अपनी घड़ी में हाफ एन आवर 45 मिनट्स का अलार्म लगाएं। हर आधे घंटे 40 मिनट में 1 मिनट या 2 मिनट के लिए खड़े होकर स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा सा वॉक करें। बिकॉज आप देखेंगे लोग 4-4, 5-5 घंटे कंटिन्यूस लगे रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, आपकी मसल्स कांस्टेंट वर्क में है, आपका पोस्चर ऑलरेडी ख़राब है, तो मसल में स्पैज़म हो जाता है। इमीडिएटली आप उठते हैं, 4 घंटे बाद आपको लगता है मेरे सारे जोड़ दर्द हो रहे हैं। दैट इज़ बिकॉज वहाँ पे लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो गया है। तो मसल्स में जब ब्लड सप्लाई पुअर हो जाती है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन पुअर हो जाता है, तो समथिंग कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड डिपॉजिट होता है, तो उसकी वजह से पेन होना स्टार्ट होता है। ओवर लॉन्ग टर्म अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकता है। सो यू नीड टू मूव आफ्टर एवरी हाफ एन आवर 45 मिनट्स, जस्ट मूव फॉर 1 or 2 मिनट्स, डू सम स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा धूप में हो है, अगर बैल्कनी की आप जा सकते हैं। डॉक्टर, मोबाइल को कैसे पकड़ें, क्योंकि आजकल हम सब के लिए, चलो ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हम अपने एंटरटेनमेंट के लिए ना यूज़ करें, बट हमारा काम भी व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे होता है, मेल्स होती हैं, कॉल्स होते हैं, और फ़ोन हमारा हमेशा ऐसे होता है इस लेवल पे, तो फ़ोन को हम, व्हाट इज़ द राइट एंगल टू कीप आवर फ़ोन? देखिए, ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि एक ऐसा पैरेलल है जिससे आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते, बट आजकल आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं इस प्रॉब्लम से बचने के लिए। नंबर 1, अपना स्क्रीन टाइम आपको मिनिमल रखना है, इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। नंबर 2, आपको एंटी ग्लेयर ग्लासेस पहनने चाहिए, जिससे कि आप, अगर आपका मोबाइल में देखने का कांस्टेंट, आप देखें बहुत लोगों का ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का काम होता है, वो कंटिन्यूसली फ़ोन पे रहते हैं। सो यू नीड टू अवॉइड दोज रेडिएशन विच इज़ डैमेजिंग योर आइज़। तो आप एंटी ग्लेयर चश्मे पहन सकते हैं। अगर आपका काम बहुत ज़्यादा है तो आप ब्लूटूथ यूज़ कर सकते हैं, आपको फ़ोन कान में लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप कॉल्स डायरेक्ट लीजिए, ब्लूटूथ लगाइए। नंबर 3, व्हाट यू कैन डू इज़, अगर आपका सिस्टम में बैठने का काम है, ऑफिस में काम है और आपका फ़ोन का भी काम है, आप अपने फ़ोन को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दीजिए। आप अपने सारे आंसर्स कंप्यूटर के थ्रू दीजिए, मोबाइल से ना दीजिए। तो यू आर लुकिंग एट अ बिगर स्क्रीन विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, योर पोस्चर इज़ करेक्ट एंड यू आर टेकिंग कॉल्स ऑन द ब्लूटूथ। तो आप बहुत चीज़ें कर सकते हैं ऐसी, आपको ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन से ही करना है, बट हाँ, अगर आप ऑन द गो हैं और आप फ़ोन इज़ द ओनली, तब क्या करें? तब ये आप कर सकते हैं कि आप अपना पोस्चर का ध्यान रख सकते हैं। और हाँ, ये मैं सजेस्ट करूँगा कि फ़ोन अपनी जेब में ना रखें, बिकॉज ये कहा गया है कि फ़ोन में से रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन मतलब आपका सोचिए, फ़ोन जो है सिग्नल ढूंढ रहा है। आप बहुत जगह ऐसे जाते हैं, बेसमेंट में आप देखेंगे फ़ोन गर्म हो गया या फ़ोन की आपकी बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही है, उसका कारण ये है कि वो सिग्नल लेने की कोशिश कर रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के होम्योस्टैसिस से भी छेड़छाड़ कर रहा है।
क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और पानी है, तो उन आयंस को भी वो डिस्टर्ब करता है। तो ट्राई टू अवॉइड कीपिंग द फोन विथ यू एज मच एज पॉसिबल। बट हाँ, आप काम कर रहे हैं, अपना पोस्चर का ध्यान रखिए एंड मेक इट अ पॉइंट कि आप आधे घंटे के बाद थोड़ा सा मूव कर लें, तो उससे आपकी जो बोन हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। तो फ़ोन को हम ऐसे पकड़ें अपने, ताकि आई लेवल पे भी, जैसे स्क्रीन का आपने कहा अर्गोनॉमिक्स ठीक करें, या फिर हम ऐसे रख के शॉर्ट ब्रेक्स लें और ऐसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं? आइडियल तरीका है कि आई लेवल पे होना चाहिए इफ़ दैट इज़ पॉसिबल। अगर वो पॉसिबल नहीं है, आपका नेक बेंड है, तो शॉर्ट टर्म्स में आप यूज़ कर सकते हैं, 15-20 मिनट, आधे घंटे, देन टेक अ ब्रेक, डू सम स्ट्रेचिंग एंड देन कंटिन्यू। कई लोग घर पे जाकर डॉक्टर 2-3 पीछे आराम से तकिए लगाते हैं और बैठ जाते हैं, आराम से घंटों भर चैट्स करते हैं या फिर वो मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे लॉन्ग टर्म हमारे गर्दन पे और शोल्डर्स पे क्या गलत प्रभाव पड़ सकते हैं? आप प्लीज़ वो बताइए। एंड हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर स्पेशली नेक एंड शोल्डर्स? तो आप देखिए, नेक का जो भगवान ने हमें जिस तरह से बनाया है, तो नेक में एक कर्वेचर होता है, इसको लॉर्डोसिस बोलते हैं, है ना। तो रिवर्स सी होता है बेसिकली, दैट इज़ द नॉर्मल पॉस्चर। बट हम लोग जब बड़े बड़े तकिए लगा लेते हैं, सॉफ्ट तकिए, 3-4 तकिए, तो हम उस कर्वेचर को बेसिकली उल्टा कर रहे हैं। वो हमें कंफर्ट दे रहा है थोड़ा सॉफ्ट पिलो, बट हमारी जो स्पाइन है उसका कर्वेचर उल्टा हो गया है। तो उल्टा करने से क्या होता है, जो आपकी सर्वाइकल की मसल्स हैं वो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में हैं, काम कर रही हैं। तो आप यंग हैं, आप शॉर्ट टाइम के लिए कर रहे हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, बट अगर आप ये लगातार कर रहे हैं, रोज़ कर रहे हैं, तो इवेंचुअली एक टाइम आएगा आपके नेक में पेन रहना स्टार्ट रहेगा। आप कहेंगे डॉक्टर मुझे कंटिन्यूसली पेन रहता है नेक में, मैं कुछ भी कर लूँ पेन रहता है। दैट इज़ बिकॉज आपकी मसल्स कंटिन्यूस यूज़ में रह के नाउ दे हैव गिवन अप, सो दे हैव सेड इनफ इज़ इनफ। अब वो इतना स्पैज़म में चली गई हैं कि अब उसको रिलैक्स करने के लिए आपको थेरेपी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। प्लस अगर वो इतनी इन्फ्लेम हो गई हैं तो देर आर हाई चांसेस कि आपको विटामिन डेफिशिएंसी भी होगी। सो अगर वैसा होता है तो यू नीड टू गेट चेक्ड। बट हाँ, पॉस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लॉन्ग टर्म में वो नहीं चल सकता। अगर हम आजकल के बच्चों की बात करें, स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स का तो खैर तनावपूर्ण ज़िंदगी है ये, बट आजकल बच्चे भी इससे छूटे नहीं हैं। भारी बैग्स, प्रेशर, होमवर्क्स का, असाइनमेंट्स का, ट्यूशन्स का, और बच्चों में भी जो है बहुत ज़्यादा आजकल पोस्चर का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। करेक्ट। चेयर्स ख़राब हैं, या जैसे आपने कहा कि लोग अपने हिसाब से बैठ जाते हैं कैसे भी मुड़ तोड़ के। तो और क्योंकि वो अभी बहुत ही छोटी एज के हैं, तो जो पेरेंट्स ये पॉडकास्ट देख रहे हैं उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपने बच्चों के पोस्चर का ध्यान रखें? या फिर बहुत हैवी बैग्स हैं, तो बहुत सारे जगहों पर जो है वो अर्ली केसेस जो आ रहे हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, डॉक्टर्स के पास, कि शोल्डर्स का पेन रहता है, यहाँ पेन रहता है, तो वो हम कैसे ठीक कर सकते हैं? तो ये जो बचपन की एज है ये बहुत डाइसी रहती है, क्योंकि बच्चों की हाइट बढ़ रही है उस टाइम में। जब बच्चे ग्रो कर रहे हैं तो दे आर लाइक सॉफ्ट मोल्टन क्ले। तो आप क्ले को जैसा डायरेक्शन देंगे या जैसे मोल्ड करेंगे वो बड़े होके वैसा ही हो जाएगा। ठीक है, तो पोस्चर का बच्चों में तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अगर हम स्कूल बैग्स की बात करें तो आप पहले तो देखेंगे कई स्कूलों ने बैग सिस्टम का कुछ हद तक हटा दिया है। आपकी बुक्स जो है स्कूल में आप अगर फैसिलिटी है रख सकते हैं जो कि रोज़ यूज़ होती हैं तो आप वहाँ रखें। अगर वो पॉसिबिलिटी नहीं है, आपको बैग कैरी करना है, तो वेल पैडेड फोम्ड बैग विद 2 स्ट्रैप्स यूज़ करना चाहिए ताकि दोनों कंधों पे इक्वल लोड आए। आप आजकल देखते होंगे फैशन के चक्कर में लोग एक साइड पे लगाया और करेक्ट, तो उससे क्या होगा कि आपका यहाँ लोड आ रहा है, इधर लोड नहीं आ रहा है, तो आपका इवेंचुअली बैलेंस नहीं बनेगा, इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पाइन कर्व होनी स्टार्ट हो जाएगी। बिकॉज बच्चे की हाइट भी बढ़ रही है और मोल्डिंग उस डायरेक्शन में हो रही है, बच्चे को हैबिट पड़ रही है उस चीज़ की, तो दैट इज़ नॉट गुड। नंबर 2, जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं, बच्चे का जो वेट है, जो आपका बच्चे का बैग है, वो 10 to 15% बॉडी वेट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। तो अगर ऐसा फॉलो करेंगे तो आपकी बोन्स पे, आपके मसल्स पे आप ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। बट अगर 15% से ज़्यादा वेट होता है देन देर आर चांसेस कि लॉन्ग टर्म में ये नुकसानदायक हो सकता है। ओके,
डॉक्टर, बहुत सारे लोगों का ना ये हैबिट होता है कि वो हड्डियाँ चटकाते हैं जी और या तो कुछ लोग ऐसे टाइम पास के लिए करते हैं या उनको फन लगता है। जी। तो क्या ये कोई लॉन्ग टर्म डैमेज दे सकता है हमें या ये एक मिथ है? तो बोन क्रैकिंग जिसको बोलते हैं, तो ये बेसिकली पहले तो हमें समझना है होता क्यों है। तो आपके जॉइंट्स के अंदर स्मूथ मूवमेंट के लिए गैस के पार्टिकल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन गैस होती है। तो जब आप जॉइंट्स को चटकाते हैं तो दोनों बोन की सरफेसेस पास आती हैं और एक तरह से आप कह सकते हैं ये बबल्स ब्लास्ट होते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आती है और आपको रिलैक्सेशन लगती है, आपको अच्छा लगता है। तो आप अगर ये शॉर्ट टर्म में कर रहे हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। बट कुछ लोगों को हैबिट होती है ये एवरीडे कंटिन्यूस करते हैं, तो वो नुकसानदायक है। बिकॉज ये जो गैस है आपके जॉइंट्स में, उसका पर्पस है कुछ, उसका पर्पस क्या है कि ये फ्रिक्शन को कम करना है ना, आपके जॉइंट्स को दूर रखना, आपकी बोन्स को दूर रखना ताकि जॉइंट अच्छे से फंक्शन करे। बट अगर आप कंटिन्यूसली उस गैस को रिलीज़ करते रहेंगे तो आपकी इवेंचुअली बोन्स जो हैं पास आने लगेंगी और लॉन्ग टर्म में आर्थराइटिस होने के चांसेस हैं। डॉक्टर, जैसे कहा जाता है कि हमारे शरीर में 70% जो है वो पानी से बना हुआ है और जो हमारी स्पाइन है, स्पाइन के जो बीच के जो गैप्स हैं उनमें भी वाटर होता है। आजकल के ज़माने में ज़्यादातर लोग पानी कम पी रहे हैं या तो फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं या बहुत सारी शुगरी ड्रिंक्स ले रहे हैं या कॉफ़ी टी का प्रचलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप व्यूवर्स को बताइए कि स्पाइन हेल्थ के लिए पानी का कितना इम्पोर्टेंस है और क्या हम जो उसके जगह पे ये फ्लेवर्ड चीज़ों का सेवन करते हैं क्या वो भी लिक्विड में काउंट किया जाएगा या पानी की जगह पानी की ही है? जी, तो हम देखें तो बॉडी में 70% जो हमारा वेट है वो वाटर है और वाटर बहुत चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मेटाबॉलिज्म का मतलब है बोन के अंदर कुछ भी चल रहा है, कैल्शियम डिपॉजिशन, ब्लड का फ्लो, मसल्स का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट का फंक्शन, लिवर का फंक्शन, सारी चीज़ें, गट का फंक्शन, आपके सारी चीज़ें वाटर पे डिपेंडेंट हैं। वो एक तरह से फ्लो है जिसके थ्रू न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल करते हैं पॉइंट ए से पॉइंट बी में। तो अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होगी, पानी कम होगा, तो डेफिनेटली आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होगा। मेटाबॉलिज्म स्लो होगा तो हम बोन की तरफ से बात करें तो आपकी बॉडी में कैल्शियम ज़्यादा निकलेगा, बोन्स वीक होंगी। मसल्स के अंदर डिहाइड्रेशन है तो मसल्स जल्दी सोर होंगी, काम नहीं करेंगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को स्पैज़म हो जाता है, आप मैराथन रनर्स को देखेंगे तो वो एंड में उनका ऐसा हो जाता है कि दे कैंट इवन मूव बिकॉज वो दे आर डिहाइड्रेटेड। तो पानी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी बॉडी में 4 to 5 लीटर्स जो है फ्लूइड है, जो ब्लड, जिसको ब्लड का वो कहा जाता है वॉल्यूम। तो आपने सही कहा, जो हमारी स्पाइन है उसमें 31 वर्टिब्रा हैं और हर वर्टिब्रा के बीच में डिस्क है। तो डिस्क के अंदर भी जो कंटेंट है वो वाटर होता है और अगर ये कंटेंट जो है डिस्क ब्लास्ट हो जाती है या डिस्क में पंचर हो जाता है, जिसको डिस्क हर्निएशन बोलते हैं, तो ये जेली जो होती है वाटर कंटेंट वो बाहर आ जाती है, जिसकी वजह से डिस्क प्रोलैप्स या सियाटिका की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट होती है। तो ये एक अलग प्रॉब्लम है। बट हाँ, बॉडी में पानी का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेकंड, आपने पूछा स्वीट ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, तो ये आपकी बॉडी के लिए बहुत ख़राब है बिकॉज इसमें जो शुगर की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है। सेकेंडली, जो एरेटेड ड्रिंक्स होती हैं उसमें कुछ एक मात्रा में फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो फॉस्फोरिक एसिड क्या करता है, जब आप बॉडी में उसको कंज्यूम करते हैं तो फॉस्फोरिक एसिड को बॉडी से एक्सक्रीट होने के लिए कैल्शियम से बाइंड होना ज़रूरी है। तो वो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा उसको? बोन से। तो वो अगेन बोन में से कैल्शियम लीच आउट करता है, तो ये बहुत नुकसानदायक है। सेकेंडली, शुगर आपकी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो ये सब चीज़ें अगर अवॉइड कर सकें तो करना चाहिए। इसके हेल्दी आप रिप्लेसमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट वाटर, वेरी गुड, उसमें अच्छे पोटेशियम होता है, वाइट मिनरल्स होते हैं, आप वो लीजिए। या नींबू पानी, सिंपल नींबू पानी लीजिए चीनी कम मात्रा में डाल के, वो बहुत अच्छा है। बट हाँ, ये आजकल जो हेल्थ ड्रिंक्स आ गई हैं और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये डेफिनेटली कोई भी एज ग्रुप के पर्सन के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं है।
हमने बात करी डॉक्टर बच्चों की, हमने बात करी वर्किंग प्रोफेशनल्स की, हमने बात करी एल्डरली लोगों की, लेकिन हम जो भूल जाते हैं वो हैं हाउसवाइफ्स, क्योंकि वो हमारी बैकबोन है। हम बैकबोन की बात कर ही रहे हैं यहाँ पे, तो पूरे परिवार की। तो जो इंडियन हाउसवाइफ्स हैं, यू नो, वो इतने काम में बिज़ी होते हैं कि हस्बैंड को पहले तैयार करके उनको भेजना है, फिर बच्चों को भेजना है, फिर उसके बाद उनको घर के बहुत सारे काम होते हैं, या बुज़ुर्गों जो उनके सास ससुर हैं उनके साथ उनको खाना वाना देना है। तो ना तो वो बाहर जा पाते हैं सनलाइट के लिए। आप अच्छी डाइट की बात कर रहे हैं, वहाँ तो ये होता है कि जो कुछ भी बच गया वो उन्होंने कंज्यूम कर लिया। तो या फिर उनसे कहा जाता है कि अब जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, टाइम ही नहीं है। या बहुत लोग जो हैं वो हिचकिचाते हैं कि जिम तो सिर्फ लड़कों के लिए होता है जी। तो इंडियन हाउसवाइफ्स के लिए वो अपने जॉइंट्स का, मसल्स का, बोन्स का कैसे ध्यान रख सकते हैं, आप प्लीज़ उसके बारे में बताइए। जी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि अगर फैमिली की लेडी अपना ध्यान नहीं रखेगी तो पूरा जो फैमिली का सिस्टम है, सोसाइटी का सिस्टम है, वो ख़राब हो जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। सबसे नंबर 1, द लेडी इन द फैमिली शुड फील दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, इट इज़ अ मस्ट टू स्टे हेल्दी। क्योंकि आज आप देखेंगे पुराने ज़माने में जैसे हमारी मदर्स, ग्रैंड मदर्स क्या कहती थी, चल रहा है चलने दो, है ना। वो एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए कि हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। नंबर 2, आप बात करें तो रूटीन। सबके घर में कुछ ना कुछ रूटीन होता है कि बच्चे एक टाइम पे घर से जाते हैं, हस्बैंड एक टाइम पे घर से जाते हैं, बड़े एक टाइम पे उठते हैं। तो आप आइडेंटिफाई करिए कि आपके वो कौन से टाइम्स हैं जिसमें आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल सकते हैं। मे बी दिन में हाफ एन आवर या 45 मिनट्स, पूरे दिन में भी अगर आपने निकाल लिए तो आप कई चीज़ें कर सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सुबह आपको टाइम मिलता है तो आप थोड़ा धूप में निकल सकते हैं, 15 मिनट धूप ले सकते हैं। आपके घर में स्टैटिक साइकिल है तो आप 10 मिनट टीवी देखते टाइम साइकिल चला सकते हैं, सुबह 10 मिनट, शाम को 10 मिनट। अगर आपका ऊपर नीचे का घर है और आपके पास लिफ्ट की फैसिलिटी है तो आप लिफ्ट ना यूज़ करके सीढ़ी यूज़ कर लें। तो कई चीज़ें एक्सरसाइज वाइज आप कर सकते हैं। घर में सिंपल कुछ वेट्स रख लें। लेडीज़ आप अपने बाथरूम के पास रख लें, तो आप तैयार होने से पहले या सोने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज या थोड़ा सा वेट उठा लें। खाने की जहाँ तक बात करें तो आप अपने खाने का इस तरह से ध्यान रख सकते हैं कि आप अवेयर हो कि आप खा क्या रहे हैं। क्योंकि घर में यूजुअली क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता किसी भी चीज़, फ्रिज खोला, ये दिखा, वो खा लिया। तो आप एक लॉग बुक रखें या एक अपने किचन में एक चार्ट लगाएं कि मैंने सुबह ये खा लिया, दोपहर को ये खा लिया, रात को ये खा लिया। तो जब आप रोज़ उस चार्ट को देखेंगे आपको लगेगा नहीं, ये मैंने ठीक नहीं किया, मैंने एक चाय एक्स्ट्रा पी ली, मैंने 2 चाय एक्स्ट्रा। तो ये जब अवेयरनेस आएगी ना, तो इवेंचुअली 2-3 हफ्ते में आपको खुद रियलाइज़ होगा कि हाँ मैंने। और अपने खाने का टाइम फिक्स करिए। ऐसा नहीं है कि आज मेरा मन है मैं 11 बजे खाऊंगी, आज 2 बजे। तो अपना टाइम, ये सब चीज़ें आपके हाथ में हैं। तो आप सबका ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रखना सबसे ज़्यादा। ऐसे कोई रेड फ्लैग्स जो बोन्स के लिए या जॉइंट्स हेल्थ के लिए नो हैं, वो क्या होंगे? नंबर 1, आपको बहुत लोग टोक रहे हैं कि आपका पोस्चर गलत है, आप बहुत झुक के चल रहे हैं, स्लाउच होके चल रहे हैं। नंबर 2, ऐसा कोई पेन कोई जोड़ में जो आपको हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा से सता रहा है, कंटिन्यूस सता रहा है, कभी हो जाता है कभी नहीं, वो एक रेड फ्लैग है। नंबर 3, आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं आप बहुत जल्दी थक जाते हैं। नंबर 4, आप सुबह उठते हैं आपको फ्रेश नहीं लगता, यू डोंट फील एनर्जेटिक, ये भी एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और नंबर 6, आप अपने पीयर्स या अपनी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनसे ज़्यादा आपको लग रहा है आप जल्दी एज कर रहे हैं, तो ये भी एक साइन है कि समथिंग इज़ रॉन्ग। तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। ओके डॉक्टर, ऐसे कुछ कॉमन ऑर्थोपेडिक मिथ्स जो हमारे इंडियन सोसाइटी में फैले हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उनको डिबंक करें और बताएं कि वो सब कितने गलत हैं और वो सदियों से चले आ रहे हैं। जी। तो सबसे पहला मिथ होता है कि डॉक्टर साहब सर्जरी के आसपास हमें या चोट लगने से खट्टा नहीं खाना है या दही नहीं खाना है, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी है। तो उनका कारण वो बताते हैं कि इससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है। ऐसा कोई भी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल
या रिसर्च पेपर या कहीं भी ऐसी रिसर्च में नहीं देखा गया है कि ऐसा है कि खट्टा खाने से या मीठी या सफ़ेद चीज़ें खाने से इन्फेक्शन के चांसेस है। ये सबसे नंबर 1 मिथ। नंबर 2 मिथ होता है, लोगों के डर रहता है कि गर्मी में हमें सर्जरी नहीं करानी है। अच्छा। हाँ, क्योंकि लोगों को लगता है कि गर्मी है और उसकी वजह से पस पड़ने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि बॉडी में पसीना ज़्यादा होगा। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भी गलत है, क्योंकि ऑपरेशन जो है एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है, जहाँ की टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है। हॉस्पिटल के अंदर टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और सेकेंडली बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करना इम्पॉर्टेंट होता है। 37 डिग्रीज जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर, गर्मी हो या सर्दी हो, आपकी हीलिंग सेम तरीके से चलती है। तो ये सही नहीं कहना कि मौसम के हिसाब से बारिश में नहीं कराना चाहिए। ये सब मिथ्स हैं जो जिनका कोई साइंटिफिक बैकिंग नहीं है। थर्डली कुछ लोगों को मिथ होता है कि बच्चे कुछ भी खा लें, तो बच्चा खा रहा है, पेट में जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पच जाएगा। बट ऐसा नहीं है। आजकल हमने देखा है अर्ली एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होती हैं, और बच्चे की डाइट कंट्रोल्ड और बैलेंस्ड होनी चाहिए, और ऐसा जंक फूड अवॉइड करना चाहिए। आप जिस तरह की बच्चे को नींव रखेंगे उसी तरह से वो अर्ली एडल्टहुड और बड़ी एजेस में भी फॉलो करेंगे। ग्रेट। सो डॉक्टर, आज के पॉडकास्ट में आपने बहुत सारी ऐसी बातें मुझे और हमारे व्यूवर्स को बताई जो कि काफ़ी ज्ञानवर्धक थी। बहुत सारे मिथ्स थे जो आपने डिबंक किए। आपने ये बताया कि हमारे बोन्स का, हमारे स्पाइन का हमें कैसे ख्याल रखना है, क्या रेड फ्लैग्स हैं, क्या ग्रीन फ्लैग्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, डाइट में क्या क्या शामिल करना है। सो थैंक यू सो वेरी मच कि आप आए और आपने कीमती वक्त हमारे साथ में स्पेंड किया। सो थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू सो मच। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरीज़ हैं या क्वेश्चंस हैं जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसके आंसर देंगे। और ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अब आप व्हाट्सएप पर भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर दिखाए जा रहे बारकोड को स्कैन करें और पाएँ हेल्थ और फिटनेस से जुड़ी हर विश्वसनीय जानकारी। हम मिलेंगे आपको एक और अच्छे नए इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट के लिए। तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।